सुप्रभात बच्चों। मैं कविता सिन्हा नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज मकनपुर गाजियाबाद की गृह विज्ञान की शिक्षिका आज 8th क्लास गृह विज्ञान का पहला चैप्टर स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊंगी। तो इस लेसन की शुरुआत हम करते हैं। इस लेसन में एक माँ है और एक बेटी है, उनकी आपस में वार्तालाप चल रही है। क्या वार्तालाप चल रही है तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। मामा देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। बेटी अपनी माँ से बोलती है, उसके पैर देखिए कितने पतले हैं। श्रुति नाम की एक लड़की है, वो अपनी मम्मी से ये बात कह रही है। श्रुति की मम्मी ने जाकर दरवाजा खोला। अरे आदित्य, आप! आदित्य नाम का कोई लड़का दरवाजे पर आया हुआ था। मैं तो भूल ही गई थी कि आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ। छोटू श्रुति का छोटा भाई है, आप उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। माँ ने अंदर से श्रुति के छोटे भाई छोटू को लाकर आदित्य से पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। पोलियो आप सभी लोग जानते होंगे, 0 से 5 साल तक के बच्चों को ये ड्रॉप पिलाई जाती है। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने माँ से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? अरे आप नहीं जानती इसे, ये आदित्य है, पास के मोहल्ले में रहता है। इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है। आदित्य 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वो बहुत ही होशियार है। अखबार बेचकर इसी प्रकार के और भी काम करके वो अपनी पढ़ाई का खर्च चलाता है। आज पोलियो दिवस है। 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। आदित्य भी पिछले 2 वर्षों से अपने घर पर एक रिक्शे के माध्यम से घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। पिछली बार भी छोटू को आदित्य ने ही पोलियो ड्रॉप पिलाया था। बच्चों, अब आप ये समझिए कि आदित्य एक बच्चा है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो ये सारे कार्य करता है, और चूंकि वो भी ये पोलियो बीमारी से ग्रसित है, इसलिए उसने अपने मन में ठानी कि वो इस तरह के कार्य करके बच्चों की और बच्चों के माँ बाप की मदद करेगा, जिससे कोई भी इस पोलियो बीमारी से ग्रस्त ना हो। तो श्रुति पूछती है कि मम्मी, अ, आदित्य के पैर पतले व कमजोर क्यों हैं? श्रुति ने पूछा, मम्मी, आदित्य के पैर पतले और कमजोर क्यों हैं? उसके उसके पैरों में भी पोलियो हो गया था। श्रुति की माँ ने उससे कहा कि वो भी पोलियो बीमारी से ग्रस्त है। उसके पैरों की का विकास नहीं हो पाया और वे कमजोर हो गए। अगर उसके माँ बाप ने बचपन से ही उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप पिला दी होती, तो वह इस बीमारी से ग्रसित नहीं होता। ओह! वो घर-घर जाके दवाई क्यों पिलाता है मम्मी? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इसीलिए घर-घर जाके दवाई पिलाता था, क्योंकि कोई भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित ना हो और कोई भी बच्चा पोलियो बीमारी की चपेट में ना आए। तो श्रुति की माँ कहती है कि मैंने भी शुरू में उससे यही पूछा था। उसने हंसते हुए कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी बच्चा पोलियो का शिकार हो, किसी के पैर मेरी तरह खराब हो। इसलिए मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। आदित्य तो बहुत अच्छा भैया है, श्रुति ने बहुत ही सराहना भरे स्वर में अपनी माँ से बोला। अब सोचिए और बताएं कि आदित्य के पैर खराब क्यों हो गए? अब इतना आपने अभी मैंने आपको बताया, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि आदित्य के
पैर खराब क्यों हुए? क्योंकि उसकी शरीर की वृद्धि नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाया उसका शरीर। क्यों नहीं हो पाया विकसित? इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि वृद्धि वृद्धि होता क्या है। वृद्धि का तात्पर्य वृद्धि निगरानी से तात्पर्य बच्चे के जन्म के बाद उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल। बच्चे बढ़ते को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता हो रही है। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे के जो वृद्धि है वो सही से हो रही कि नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु उचित पोषण, स्वच्छता एवं रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर शुरुआत से बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती तो वो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चे का पूरा जीवन कष्टकारी बना देती है और अक्सर यही नहीं कि अक्सर बच्चा मौत की चपेट में भी आ जाता है। टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी कितनी ही बीमारियां बच्चे की उचित निगरानी ना रख पाने के कारण होती है। इसीलिए माता-पिता को बच्चे की उचित निगरानी अवश्य करनी चाहिए। उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे का निरंतर वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका उचित पालन-पोषण सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वृद्धि निगरानी का महत्व क्या होता है? हर माता-पिता के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो देखें और जाने कि बच्चे को समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाए जाएं। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वो भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे ये प्रतिरक्षक टीके होते क्या हैं। प्रतिरक्षक टीके वो होते हैं बेटा, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रतिरक्षण क्या होता है। हर व्यक्ति में रोगों से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। आजकल आप एक शब्द बहुत सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी। कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी चाहिए। सुन रहे होंगे ना आप लोग बहुत कि अपनी इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग रखनी चाहिए। तो इम्यूनिटी होता है प्रतिरक्षण। जब किसी बीमारी के रोगाणु शरीर में प्रवेश तो करते हैं, वो साधारण शरीर की प्राकृतिक क्षमता, हमारे शरीर की नेचुरल जो क्षमता है उसका मुकाबला करती है। यदि शरीर की प्राकृतिक बचाव क्षमता कम हो जाती है तो शरीर रोगग्रस्त होने की आशंका रहती है। इसलिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है कि हमें अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। सही से अपने शरीर में खान-पान से हम अपने शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग कर सकते हैं और जो टीकाकरण की हमने बात करी थी, वो टीकाकरण बच्चों के अंदर अवश्य करवाना चाहिए। उस टीकाकरण से बच्चे के शरीर में वो वैक्सीनेशन जब शरीर पे लगता है तो बच्चे की शरीर की प्रतिरक्षण शक्ति मजबूत हो जाती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सी थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर को पहुंचाना ही प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। जब इंजेक्शन शरीर पे जाता है तो किसी भी बीमारी से लड़ने की शरीर के अंदर क्षमता आ जाती है अगर हम उस बीमारी का टीका लगवा लेते हैं तो। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। इन टीकों में रोगाणु इतनी मात्रा में नहीं होते हैं कि शरीर को रोगी बना सके, इसलिए इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो रोग होता ही नहीं है अथवा अगर बाई चांस हो भी जाता है तो उसका इफेक्ट जो होता है, प्रभाव, वो बहुत कम हो जाता है ये टीका लगवाने से। ठीक है, इसलिए माता पिता को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सा टीका बच्चे के लिए कब लगवाना चाहिए।
अब यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन में कि प्रतिरक्षण टीकों की सूची। तो अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि टीके कब लगते हैं और कौन-कौन सा टीका कब-कब लगवाना चाहिए। ये टीके के को लगवाने की शुरुआत गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, जो गर्भावस्था के 16 से 36 सप्ताह में पहला टीका लगता है। क्यों लगता है? माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव के लिए। कम से कम 1 महीने के अंदर पर टीटी के 2 टीके लगते हैं। फिर बच्चा जब जन्म लेता है तो बीसीजी का टीका लगता है। पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाई जाती है, जो तपेदिक और पोलियो से बचाती है। फिर 6 सप्ताह का जब बच्चा हो जाता है तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी टीका और पोलियो की दूसरी खुराक। अब देखिए पोलियो की खुराक, पहली खुराक, दूसरी खुराक, पूरा कोर्स होता है। ऐसा नहीं कि बस एक बार पिला दी तो बस इसके बाद नहीं पिलानी होती है। अगर पहली खुराक है तो पहली, फिर उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये निरंतर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद ही बच्चा पोलियो मुक्त हो सकता है। पूरा कोर्स करना पड़ता है। ठीक है? तो इससे डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव, पोलियो, एचआईवी संक्रमण एवं पोलियो से बचाव। संक्रमण मतलब होता है इन्फेक्शन। 10 सप्ताह में डीटीपी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी टीका, मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक, जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव, पोलियो, एचआईवी संक्रमण एवं पोलियो से बचाव करवाती है। फिर 14 सप्ताह के अंतर्गत जो टीका लगता है उसका नाम है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी टीका और पोलियो की चौथी खुराक। आप देख रहे हैं ना, पोलियो की खुराक निरंतर दी जा रही है बच्चों को, जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो से बचाव करवाता है। फिर 9th मंथ में बच्चों को खसरे का टीका लगता है, जो खसरे से बचाव करवाता है। फिर 1 वर्ष के अंदर बच्चे को चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है, जो चिकन पॉक्स और पोलियो से बचाव करवाता है। फिर 16 से 19 महीने में डीपीटी की पहली बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो मतलब मुंह से पोलियो की खुराक दी जाती ना, तो उसे बोलते हैं मौखिक पोलियो की 5वीं खुराक। एचआईवी का टीका बूस्टर खुराक, हेपेटाइटिस ए की दूसरी खुराक। देखिए हेपेटाइटिस ए पहले भी लगा था, अब ये दूसरी खुराक। तो ये पूरा एक कोर्स होता है जिसे पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं एक खुराक दे दी फिर दूसरी नहीं दी, तो कोर्स को अवश्य पूरा कराना चाहिए। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव, एचआईवी संक्रमण, पोलियो व पोलियो से बचाव। 2 वर्ष में टाइफाइड का टीका लगता है, जो मियादी बुखार से बचाव करवाता है। टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष में टाइफाइड का टीका, डीपीटी की दूसरी बूस्टर खुराक, पोलियो की छठी खुराक, जो मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस एवं पोलियो से बचाव करवाता है। 5 से 6 वर्ष तक में डीपीटी बूस्टर का एक टीका, 1 से 2 माह के अंतर पर टाइफाइड के 2 टीके, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस से बचाव, मियादी बुखार से बचाव। फिर 10 वर्ष में टीटी बूस्टर का एक टीका, मियादी बुखार का एक टीका, जो टेटनस एवं मियादी बुखार से बचाव करवाते हैं। तो आपने देखा ये पूरा प्रोसेस 10 वर्ष तक चलता है, जो वैक्सीनेशन कहलाता है। बच्चे के जन्म से ही ये शुरू हो जाता है और 10 वर्ष तक ये टीकाकरण चलता है, जो माता-पिता को अवश्य ही करवाना चाहिए। अब टीकाकरण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि सही समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया है तो डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर टीका छूट गया है तो उसको नहीं करवाएं। डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर जैसा कहता है वैक्सीनेशन समय पर करवाना चाहिए। 2 टीकों के बीच का अंतर 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी 2 टीके एक साथ लग रहे हैं तो 1 महीने के अंतर में ही टीका दूसरा भी लगवा लेना चाहिए।
साधारण सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार आदि होने पर टीका बंद नहीं करवाना चाहिए कि नहीं बच्चे को बुखार है या खाँसी है तो टीका नहीं करवाएँ। पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए टीके से पहले की? टीके का पूरा लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाना जाए। टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्ण बचाव के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं है, जो पूरा कोर्स है उसको कोर्स को अवश्य पूरा करना चाहिए। और टीका लगवाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जो भी टीका लगा रहा है उसने सुई को निसंक्रमित किया है या नहीं किया है, या टीके का जो रख रखाव है वो सही ढंग से रखा है कि नहीं रखा है। इसकी जानकारी माता-पिता को अवश्य लेनी चाहिए। प्रतिरक्षण के बाद की क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? टीके के बाद की। टीका लगाने के बाद यदि बच्चे को बुखार आए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये तकलीफ तब होती है जब टीका बिल्कुल सही से लगा हुआ होता है, अर्थात बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। बुखार ये प्रकट करता है कि टीके ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। बीसीजी के टीके लगवाने पर यदि 3 महीने तक उस स्थान पर फफूले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाएँ। बीसीजी का जो टीका लगता है, वो हाथ में ऊपर लगता है और उस टीके को लगने के बाद हल्का-सा छाला-सा पड़ता है। वो छाला जब फूट जाता है तो उस जगह निशान-सा पड़ जाता है। तो ऐसा होना ज़रूरी है, और नहीं होता है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर। खसरे का टीका बच्चे को 9 महीने से पहले नहीं लगवाना चाहिए। अब कुछ बातें ये भी हैं, इसे भी जान लेना चाहिए कि पोलियो का वायरस अस्वच्छ और शौच सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। माँ के प्रारंभिक दूध में प्रतिरोधी क्षमता होती है, इसलिए शिशु को ये दूध अवश्य पिलवाना चाहिए। इसलिए जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे को स्तनपान अवश्य करवाना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है कुपोषण। आप लोगों को दिख रहा होगा कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण उत्पन्न हो जाता है। शरीर में अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई है या अधिकता हो गई है, वो कुपोषण का लक्षण होती है। फलस्वरूप कई रोग हो जाते हैं। फलस्वरूप मतलब जिसके परिणाम स्वरूप कई रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी तरह का एक रोग है जिसको हम पढ़ेंगे अब। पहला है क्वाशी, ध्यान से सुनिएगा, क्वाशीयोरकर। क्वाशीयोरकर बच्चे में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशीयोरकर मुख्य रोग है। इस रोग में बच्चे के शरीर की वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है कि बढ़ना, रुक जाता है। उसे भूख कम लगती है तथा शरीर पर सूजन आ जाती है। बाल रूखे तथा चमक रहित, शाइनिंग खत्म हो जाती है बालों की, तथा त्वचा भी ड्राई हो जाती है और उस पर काले-काले चकत्ते पड़ जाते हैं और आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। ये लक्षण जब प्रकट होने लगते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए और हमें तुरंत इसके लिए उपचार शुरू कर देना चाहिए। अब उपचार क्या करेंगे? क्वाशीयोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी का होना है। इसलिए बच्चे को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अलावा अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। फिर दूसरा रोग जो हो जाता है वो होता है सूखा रोग। कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग में क्या होता है? अस्थि दुर्बलता, या इसको हम किस नाम से जानते हैं? अस्थि दुर्बलता या रिकटेस नाम से भी जानते हैं। शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस दोनों तत्व हड्डियों व दांतों का निर्माण एवं
उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो उसे अस्थि तंत्र के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। जब बच्चा बढ़ता है, उसका निर्माण होता है अस्थि तंत्र का, तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिजों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर ये दोनों तत्वों की अगर शरीर में कमी है, तो बच्चे का विकास रुक जाता है और शरीर दुर्बल हो जाता है। दुर्बल मत मीन्स कमजोर हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग ना हो, इसके लिए बढ़ते हुए बच्चे को डेली 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। क्या उपचार करेंगे? सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। इसलिए इन तत्वों की पूर्ति हेतु बच्चे को दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन कराना चाहिए। दैनिक आहार में दूध तथा दूध से बने पदार्थों को शामिल करना चाहिए और ये दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। सहज मतलब होता है आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब हम कुछ पॉइंट इसको भी जानेंगे। कैल्शियम तथा फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में होता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, उन्हें विटामिन डी युक्त भोजन पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और सूर्य से भी विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए कुछ टाइम हमें धूप में भी बैठना चाहिए। कुपोषण से बचाव के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित करके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसका ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। अब हमारा अगला जो बीमारी हो जाती है, उसका नाम है रक्ताल्पता, एनीमिया जिसे हम बोलते हैं। यदि किसी बालक के भार का परीक्षण मतलब होता है चेकिंग करने के बाद ये प्रतीत होता है कि बालक का भार आवश्यक भार से कम है, मतलब जितना वेट उसकी इस उम्र में होना चाहिए, अगर उम्र के हिसाब से वो वेट नहीं है, तो बालक आलसी और सुस्त है तथा चेहरे के में पीलापन झलक रहा है, तो निश्चित ही वो रक्तक्षीणता या रक्ताल्पता का शिकार है। ये रोग रक्त में कुपोषण के परिणाम स्वरूप होता है। इस रोग में वे लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त को लालिमा देता है। लालिमा किसके कारण होती है? शरीर में हीमोग्लोबिन के कारण होती है। रक्त अल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं रक्त अल्पता। क्या कारण होते हैं? शरीर में किसी भी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, ये भी कारण होता है। दूसरा, अगर हम संतुलित भोजन नहीं करते हैं, उससे भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्या लक्षण होते हैं? कैसे हमें प्रतीत होगा कि रक्ताल्पता नमक रोग हो गया है शरीर में? ओठों की लालिमा कम हो जाती है, शरीर में आलसी व अचेत रहना, कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल आलस भरा रहना शरीर में, जल्दी-जल्दी थकान का अनुभव होता है हमें। और जब हम मेहनत वाला काम करते हैं, तो हम बहुत थक जाते हैं या हम मेहनत वाला काम कर ही नहीं पाते हैं। सिर में हमेशा दर्द रहता है, भूख कम लगती है, ये सारे लक्षण होते हैं। क्या उपचार करेंगे? रक्तक्षीणता से ग्रस्त रोगी का चिकित्सीय परीक्षण, डॉक्टर के द्वारा परीक्षण द्वारा रक्ताल्पता के आधारभूत कारणों की को खोजना कि किस कारण ये कमी हुई है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए लौह तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना और थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम, स्वस्थ वातावरण और संतुलित भोजन लेना, ये सारे उपचार हमें करने चाहिए। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको जानते हैं। आइए। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। ये शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा यकृत, वृक्क तथा अस्थि मज्जा में होती
है। शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम, प्रौढ़ पुरुष स्त्रियों हेतु 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं के लिए 40 मिलीग्राम तथा दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं हेतु 30 मिलीग्राम है। ये मात्रा निर्धारित करी गई है अलग अलग। सेब, विशेषकर रूप से उसका छिलका, शहद तथा अनार हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और इसको अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करिएगा कि हमें क्या किन कारणों से बचना है, क्या-क्या टिप्स अपनाने चाहिए जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।